नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के भरथना में कर्ज में डूबे किसान ने जामुन के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस किसान पर 1,60,000 रुपये कर्ज था। इसी तरीके से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग अन्य तरीके से बेरोजगार हैं, भूखे हैं। तमाम तरीके की चीज़ें इस तरह सामने आ रही हैं। लेकिन थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर राजनीति में नेताओं की बातें हैं, सरकार के वादे हैं और चर्चा में बने रहने के लिए विपक्ष के इरादे हैं। कोई आत्मा से परमात्मा का मिलन करवा रहा है तो कोई राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर फिल्मी आइटम सॉन्ग की तरह सुर्खियों में बना है। लेकिन सदन में रोटी, रोजगार, कपड़ा, मकान, महंगाई आदि पर चर्चा छोड़कर किसी दूसरे ही विषय पर हंगामा बरपा है। कोई सोनिया गांधी के मान सम्मान की बात करता है तो कोई कहता है स्मृति ईरानी और अन्य मुद्दों पर। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार, विपक्ष या जनता या फिर मीडिया? यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं दुर्गेंद्र चौहान एक विसिल ब्लोअर की तरह काम करता रहूँगा। मैं विपक्ष और सरकार को जनता के मन की बात बताता रहूँगा। कोई कुछ भी दिखाए, कोई कुछ भी सुनाए, कोई कुछ भी बजाए, हम के न्यूज़ जनता से जुड़े सवाल उठाते रहेंगे। आज मंथन में जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे मैं देख रहा था, चारों तरफ टीवी चैनल अलग अलग तरीके से लोग चीख पुकार रहे थे। जब मैंने ट्विटर देखा तो वहाँ स्मृति ईरानी शर्म करो, सोनिया गांधी के मान सम्मान की बात ये ट्रेंड कर रही थी। ये नहीं ट्रेंड कर रहा था कि कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनों को नौकरी मिली, कितने लाइन में हैं। ये ट्रेंड नहीं कर रहा था। क्या इसका मतलब ये है कि अब ट्विटर तय करेगा कि हमारी मूलभूत समस्याएं क्या हैं? या ट्विटर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इस तरीके की चीज़ें ट्रेंड करें? या उन बेरोजगारों के पास वो ट्रेंड कराने का तंत्र नहीं है? क्या एलन मस्क तय करेंगे कि भारत की संसद में किस बात की चर्चा होगी, मुद्दे कैसे चलेंगे, देश कैसे चलेगा? ट्विटर का ट्रेंड तो यही दिखा रहा है कि भाई सबसे बड़े मुद्दे देश में आज यही हैं। एक बात पर मुझे भी बहुत अफसोस है कि भारत की राष्ट्रपति पर यह टिप्पणी नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल किसी तरीके से कम नेतागिरी आप करो, भाजपा कांग्रेस आपस में राजनीति करो, लेकिन राष्ट्रपति को मत घसीटो। उसमें कुछ तो मर्यादा रहने दो भाई, कुछ तो मर्यादा जरूर रहने की जरूरत है। बाद में कोई टंग स्लिप की बात कर रहा है, कोई कह रहा उनकी हिंदी कमजोर थी, अधीर रंजन चौधरी की। अगर इतनी कमजोर हिंदी वाला आपका नेता है तो मत बनाओ उसे नेता। किसने कहा नेता बनाओ? ये सारी चीजें बहुत अलग तरीके से इस देश में एक नई, जो वास्तव में मूल मुद्दे हैं, इस तरह की चीजें जो हल्ला, हंगामा, बवाल, बहुत सारे मैं देख रहा था कि मुख्यधारा के मीडिया में जो मूल मुद्दे हैं वो गायब हो गए हैं। रीजनल चैनल के जो खुद कुकिंग कहते हैं, आज ही टीआरपी आई, ये बहुत सारे ज़्यादातर चैनलों में देख रहा हूं कि खुद को नंबर 1 बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई मैं इस एरिया में नंबर 1 हूं, कोई कह रहा है मैं इस एरिया में नंबर 1 हूं। नंबर 1 सब है, नंबर 2 कोई नहीं है। हम इस दौड़ में नहीं हैं। हम जो जनता के मुद्दे हैं उसकी दौड़ में हैं। और ऐसा नहीं है, जनता जिसके लिए हम काम करते हैं वो खुद ही हमें बहुत सारे नंबर देती है। अब वो नंबर सर माथे पर है। आज मैं 2 ये पेपर लेकर आज आया हूं और इस पेपर में वो दर्द है, बहुत सारा दर्द है। ऐसे से कम 200 पेपर मेरे पास होंगे
ये डेटा है, ये हमने नहीं, ये संसद में दिए गए बयान का ये डेटा है। इसी तरीके से बहुत सारे मुद्दों के डेटा भी हमारे पास हैं और वो कोई हम नहीं लाए, सरकार की ही वेबसाइट पर, सरकार की ही जगह सदन में बताई गई, मंत्रियों की बताई गई बातें हैं। जो डेटा है जो ये बता रहा है कि जो हल्ला हंगामा बवाल झंझट, इससे ज़्यादा बड़ी समस्याएं हमारे सामने हैं। और मंथन में आज हम राजनीति के विभिन्न पहलुओं, संसद, हंगामा बवाल, राष्ट्रपति पर टिप्पणी, इन सब मुद्दों पर बात करते हुए मूल मुद्दे पर हम आएंगे और मूल मुद्दों की मंथन में बात करेंगे। ये दो पेपर हैं, ये हम लेकर आए हैं और शायद इन्हीं दो पेपरों में वो दर्द है, मजमून है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। किस तरीके से 8 सालों के अंदर, ये 8 सालों का डेटा है और ये सदन में सांसद हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी, उन्होंने सवाल पूछा है कार्मिक मंत्रालय से, मंत्री से, और जितेंद्र सिंह जो इस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है। वो पूछते हैं कि भाई अब तक कितने लोगों को स्थायी नौकरी दी गई सरकारी विभागों में, कितने लोगों ने आवेदन किया, देश में बेरोजगारी का कितना, सब कुछ उन्होंने डेटा मांगा है, ब्यौरा मांगा है, वर्षवार जो संसद सदस्य हैं उन्होंने मांगा है। और ये कल, ये जो ब्यौरा है ये कल मंत्री जी ने सदन में रखा है। ताज्जुब की बात है, अभी ये ब्यौरा मैं बताऊंगा आपको कि इसमें निकल कर क्या आया है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस पर चर्चा मुझे कहीं होती दिख नहीं रही है। 1-2 लोग शायद कर रहे हो तो मेरी नज़र पड़ी नहीं, सोशल मीडिया पर जरूर चल रहा है, इस पर कहीं चर्चा नहीं हुई। अब किस तरीके से, कैसे साल दर साल नौकरियां कम होती गईं, कैसे लोग बेरोजगार होते गए, और सरकारी नौकरियों की, यहाँ हम सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं और संसद में सरकारी नौकरियों का ही डेटा दिया जाता है। 2014 से लेकर 2022 तक का ये डाटा माननीय सांसद ने मांगा था और मंत्री ने वो दिया है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उनके लिए 22 लाख से अधिक, लगभग 23 लाख, 22,89,000 से थोड़ा ज़्यादा आंकड़े ये दिए गए हैं। और इतने आवेदन हुए हैं, 22 लाख से 22 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 22 करोड़ आवेदन हैं, 22 करोड़ 89 लाख से थोड़ा ज़्यादा ये आवेदन है, यानी लगभग 23 करोड़ आवेदन 8 सालों के अंदर बेरोजगारों ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए किए। ये वो दस्तावेज है जो संसद में रखा गया है, इसकी जानकारी दी गई है। और अब तक 7,22,000 लोगों को ही नौकरियां मिली हैं, यानी इसका परसेंटेज बिल्कुल नगण्य है, बहुत नगण्य जैसा है, नगण्य तो नहीं कहेंगे लेकिन नगण्य जैसा बहुत कम है। अब ये कहा जा सकता है कि भाई बहुत तरीके से नौकरियों के लिए लोन दिया गया, ये किया गया, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज भी भारत में लोग नौकरी के नाम पर सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं। और जब हमारे नेता चुनाव में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तब भी वो शायद, मुझे लगता है, इन्हीं नौकरियों का वादा वो करते होंगे। और जो सरकारें बनती हैं वो शायद इन्हीं नौकरियों की बात करती हैं, या जो राजनीतिक दल चुनाव में लड़ते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो उनके संकल्प पत्र होते हैं उनमें भी शायद मुझे लगता है सरकारी नौकरियों की ही बात ज़्यादा होती है, और उसी को रोजगार देना कहते हैं, नौकरी देना कहते हैं। तो ये डेटा आपके सामने है और ये आपकी स्क्रीन पर है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी की। वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि संसद में सरकार द्वारा दिए गए यह आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। वरुण गांधी कहते हैं कि विगत 8 वर्षों में, वरुण गांधी कहते हैं कि विगत 8 वर्षों के अंदर
22 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किए, जिसमें मात्र 7,22,000 लोगों को ही रोजगार मिल पाया, जबकि देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली है। वरुण गांधी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और कई राज्यों में सरकार है। वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से अधिक पद खाली हैं। तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? वरुण गांधी सवाल उठा रहे हैं। देश में महंगाई पर चर्चा नहीं होने देने के लिए सरकार की तरफ से यह बताया जाता है कि वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं है और वित्त मंत्री विपक्षी नेता के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आ रही हैं। ये भी आज कई जगह विपक्ष की तरफ से ये बातें कही गई और बताया गया कि वास्तव में किस तरीके से ये विपक्ष ने एक तरीके से प्ली रखा कि भाई जब उन्होंने कहा कि महंगाई पर चर्चा करो, बेरोजगारी पर चर्चा करो, जीएसटी पे चर्चा करो, आटा दाल चावल पे चर्चा करो, तो उन्होंने कहा कि भाई वित्त मंत्री जी का स्वास्थ्य खराब है। आज वो संसद में दिखी और जिस दौरान राष्ट्रपति पर टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड सदन के अंदर सोनिया गांधी को निशाने पर लिए हुए थे और उनसे माफी मांगने की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की ब्रिगेड में निर्मला सीतारमण भी नारेबाजी करती नजर आई, जो दृश्य देखा गया है। अब एक नज़र हम महंगाई पर डाल लेते हैं कि किस किस तरीके से क्या स्थितियां हुई। अब जानिए कि कब कितनी गिरावट आई है। डॉलर में जिस तरह से डॉलर डिग्रेड हुआ है और लगातार हम लास्ट देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2021 में 74 रुपये था, फिर उसके बाद 80 गया 19 जुलाई को अभी इसी वर्ष, और उसके बाद फिर, और जबकि आप तुलना करें तो 26 मई 2014 को 58 रुपये का $1 था, 58 रुपये 40 पैसे का। तो इन 8 सालों में डॉलर 58 रुपये से 80 रुपये पार कर गया है। ये क्रमिक गिरावट है रुपए की। आपकी टीवी स्क्रीन पर इसको जरा गौर से देखिए किस तरीके से ये कहानी आपकी जो विषय वस्तु है उसके मुतल्लिक, और ये कथा काया है किस तरीके से जो डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिरा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वैश्विक कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए सिर्फ एक पार्टी की सरकार और एक व्यक्ति जिम्मेदार है या कोई व्यवस्था जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग ये करते रहते हैं। अब अगर देखें तो वास्तव में ये सब बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है, मेरे मन में यही बात बार बार आ रही है कि आखिर ये जो 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किए हैं, उत्तर प्रदेश की लगभग इतनी बड़ी आबादी है, अगर इनका पूरा आंकड़ा लिया है तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश ने आवेदन कर दिया। हालांकि आवेदन पूरे देश से हैं, लेकिन मैं अगर तुलना करूं, मैं अगर फर्ज करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर लोगों ने आवेदन कर दिए। जाहिर सी बात है कि उनसे फीस भी ली गई होगी, तो कितना रुपया खजाने में गया, लेकिन नौकरी महज 7,22,000 लोगों को मिली। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद इस बात को कह रहे हैं कि 1 करोड़ सरकारी पद पूरे देश में स्वीकृत हैं। अब जो हम अपने बिरादरी की बात करते हैं कि भाई जो कुछ हम देख रहे हैं शायद दूसरे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर नहीं है, इसीलिए आज शायद यदा कदम मैंने नहीं देखा कि किसी मुख्य धारा के मीडिया में ये खबर, जो बेरोजगारी की खबर है, रोजगार की खबर है, नौकरियां देने की खबर है, कहीं मुख्य धारा के मीडिया में ये नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग इस पर आज चर्चा कर रहे हैं कि भाई अखिलेश ने कहा कि किसकी आत्मा किसके अंदर घुस गई, और कोई कह रहा कि भैया ये सोनिया गांधी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, कांग्रेस क्या सत्याग्रह से कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? क्या ये दोनों मुद्दे नौकरी और बेरोजगारी के मुताबिक या उनकी तुलना में क्या कोई मुद्दे हैं? हम नहीं करते। हम बिल्कुल इस तरह की चीजों को शायद व्यक्तिगत रूप से में कोई भी चर्चा हो सार्थक होनी चाहिए, और चर्चा बिल्कुल सार्थक होनी चाहिए
मेरी तो मुराद यह है कि अगर जनता की समस्या को ट्विटर पर ट्रेंड होना चाहिए और सरकार का जवाब उस पर आना चाहिए, चाहे सरकार जिसकी हो। भाई सोनिया गांधी जीवन भर आनंद लेंगी, अंतिम दम तक उन्हें वो सुविधाएं मिलती रहेंगी, चाहे जितनी बार ईडी पूछताछ करे। जो बड़े राजनेता हैं वो ऐसे ही रहते हैं जीवन भर। आम आदमी, जो गरीब किसान का बेटा लाइन में लगा हुआ है नौकरी के लिए, उसने फार्म के पैसे कैसे अरेंज किए होंगे, इसका दर्द हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग भी, पत्रकार बिरादरी भी संवेदनहीन हो गए हैं। मैं भी उससे अलग नहीं हूं। मैं बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं कि भाई मैं बहुत बड़ा हरिश्चंद्र हूं। मैं नहीं कह रहा इस बात को, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो ये दशा है। न्यायपालिका को अगर छोड़ दें, कार्यपालिका, विधायिका और जिसे हम तथाकथित चौथा स्तंभ कहते हैं पत्रकारिता, जिस तरह डॉलर में डिग्रेशन हुआ है ना, इसमें भी उसी तरीके से डिग्रेशन हमें दिख रहा है। लेकिन ये कह के हम छोड़ नहीं सकते व्यवस्था को, उन लोगों के हवाले कतई नहीं कर सकते जिनको इस बात की फिक्र है कि ओवैसी ने क्या कहा। अरे बोलते रहे ओवैसी, किसी का पेट भर जाएगा। या बड़े बड़े हम देखते हैं कि स्क्रीन पर, तमाम स्क्रीन्स पर आग के गोले आते हैं, ज्वलंत मुद्दों के नाम पर बड़े बड़े आग के गोले ब्लिंक किया करते हैं स्क्रीन पर। क्या वो पेट के अंदर की जो आग है उसको ये गोले बुझा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मीडिया का काम है सार्थक चर्चा करना, सरकार को सार्थक सूचना देना, ताकि उस पर वो कार्रवाई करे। और ऐसा नहीं है सब कुछ, सारा दोष हम सरकार पर नहीं मढ़ सकते। विपक्ष भी अपनी भूमिका को अदा नहीं कर रहा है। वरुण गांधी सत्ता पक्ष के सांसद होने के बाद विपक्ष की तरह ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि भाई किसकी आत्मा किसके अंदर घुस गई, राज्य भर के अंदर भाजपा की आत्मा घुस गई। बहन जी का हाथी चोरी हो गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। एक नेता की भैंस चोरी हो गई थी तो बहुत बवाल मचा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी उस नेता को अक्सर कहा करते हैं कि भाई वो तो भैंस चोरी वाले नेता हैं। बहन जी की भैंस चोरी हो गई, वो बहुत बड़ा, बहुत माफ कीजिएगा, बहन जी का हाथी चोरी हो गया, स्मारक से ट्वीट कर दिया उन्होंने। बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं हो रही। इस पर आज हम सार्थक चर्चा चाहते हैं। हमारे साथ एक शानदार पैनल जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, प्रखर प्रवक्ता, और मैं उन्हें संजीदा भी बहुत मानता हूं, अमित पुरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित पुरी साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार के न्यूज को वक्त देने के लिए। बहुत नमस्कार आपको। कांग्रेस की तरफ से सलभ यादव जी जुड़ गए हैं, नए जमाने के मीडिया को समझते हैं, जो आजकल ट्रेंड, ट्विटर, हमारी भाषा में दौड़ाओ, सोशल मीडिया में दौड़ाओ खदेड़ो, उस विधा के जानकार हैं और कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं। एडीआर से संजय सिंह साहब जुड़ गए, हमने संजय सिंह को भी आमंत्रित किया। बहुत आभार संजय भाई, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों को, और खासतौर पर की न्यूज को बहुत आभार। संजय सिंह से इसे समझेंगे कि वास्तव में संसद का स्थगित होना क्या किस किस तरीके से प्रभाव डालता, कितनी बार संसद स्थगित हो चुकी, ये सब संजय सिंह के पास, चूंकि एडीआर की नुमाइंदगी करते हैं, बहुत गंभीरता से वो चर्चा कर सकते हैं और अपने मुद्दे रख सकते हैं। हमारे साथी और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब जुड़ गए हैं। बिलाल भाई, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा में हमने कई बार सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा, कई कमेटियों के सदस्य रहे रवि प्रकाश वर्मा को भी आमंत्रित किया है। आज वो पूर्व सांसद की तरह रहेंगे और वो एक संसद की व्यवस्था को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां क्या चीजें होती हैं, क्या इस तरह के मुद्दे से कोई जनता का लाभ होने वाला है, क्या जनता का हित होने वाला है, संसद का समय बर्बाद करने से क्या कुछ इस तरीके की कुछ सार्थक चर्चा क्यों नहीं होती। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि कोई दूध का धुला हुआ है। तो मैं इस पर भी चर्चा करूंगा और आज उनसे निवेदन करूंगा कि पार्टी लाइन से थोड़ा हटके, क्योंकि पार्टी लाइन के लिए हमारे पास प्रवक्ता नेता हैं, वो एक सांसद के रूप में जो उन्होंने काम किया उस पर बात करेंगे।
अमित पुरी साहब से शुरुआत करते हैं। अमित जी, अगर देखें तो आज पूरे मीडिया में एक जो घटना हुई उसे मैं निश्चित तौर पर शर्मनाक मानता हूं, गलत बात है। कतई राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी, राष्ट्रपति को बीच में लाने नहीं चाहिए। आप अपनी राजनीति करो, राष्ट्रपति को बिल्कुल बीच में मत लाओ। लेकिन इसके बाद भी संसद में जो कुछ हुआ, जो चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें, मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश के नेता कि किसी के अंदर आत्मा घुसी है, कोई परमात्मा का हवाला दे रहा है, भाई परमात्मा इनको देखेगा। कोई आत्मा करे, भाई भाजपा की आत्मा घुस गई, किसी का हाथी चोरी हो गया, किसी की भैंस चोरी हो जाती। इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मूल मुद्दा जो रोजगार का है, कल मंत्री ने जवाब दिया सदन में। मुझे नहीं लगता किसी नेता ने इस विषय को बहुत संजीदगी से लिया होगा, और हम लोगों ने भी नहीं लिया। मैं नेता को क्या कहूं, हम लोगों ने भी नहीं लिया। अमित जी, क्या इस तरह के मुद्दे, इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी सदन के अंदर, और कम से कम इस तरह की डिबेट में जैसे हमने आपको आमंत्रित किया है? देखिए, निश्चित रूप से डिबेट के मुद्दे क्या होंगे ये तो चैनल और चैनल का बोर्डरूम तय करता है, और हम सबको बताया जाता है कि इस मुद्दे पे आज जेर बहस आपको बुलाया जा रहा है, आप आए। तो जहां तक इस बात की बात है कि मुद्दे क्या तय हो, इस पे तो मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कौन तय कर रहा है कौन नहीं तय कर रहा है। नहीं, मैं आपको शायद एक मिनट माफी के साथ रोकूंगा, शायद मैं चीज आपको समझा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, भूख, पेट, आग, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बात कर रहा हूं। मेरा अपना विषय रखने का तरीका, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। आइए, स्वागत है, आइए। तो पहले भाग को मैंने उत्तरित किया। और जहां तक इस बात का सवाल है कि इस देश की पानी, जवानी और किसानी के मुद्दे, रोजी रोजगार के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, हर सरकार अपनी अपनी तरीके से कुछ रोजगार के, स्वास्थ्य के, पेयजल के कार्यक्रम लेके आती है। मौजूदा सरकार भी लेके आई। मैं सेकंड दौर पे इस बात पे आऊंगा कि ये सरकार क्या कार्यक्रम लेके आई, लेकिन अभी बुनियादी सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कार्यक्रम लेकर के आई, वो कार्यक्रम कितने सफल कितने असफल, विपक्ष ने उसको चुनाव में कितना मुद्दा बनाया, जनादेश क्या आया। मैं इन सारे सवालों के इतर आकर के बड़ी बहस को जो आपने रेखांकित किया, उसके साथ अपने को संबद्ध करते हुए आता हूं। निश्चित रूप से जनमत के मतने वाले मुद्दे ये पब्लिक नैरेटिव के अंदर स्क्रॉल करने चाहिए, वो चाहे संसद हो और चाहे सड़क हो, तभी जनतंत्र जीवित रहेगा। और अगर ये मुद्दे धीरे धीरे गौड़ होते जाएंगे तो जनतंत्र कहीं ना कहीं कराता है। मैं इस बात की अभिव्यक्ति के साथ अपने को संबद्ध और आबद्ध करता हूं। जी ठीक है। अमित पुरी जी ने बहुत कम शब्दों में, बहुत संजीदगी और बड़ी साइदगी के साथ इस बात को रखा कि भाई इस तरह के मुद्दे जनतंत्र में स्क्रॉल करने चाहिए, आने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और खुले मन से, खुले दिल से चर्चा होनी चाहिए। शलभ यादव, सोनिया गांधी क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी से, महंगाई से, जो आप लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, आप लोग इन चीजों को नेपथ्य में ले जाते हैं। जिस दिन सोनिया गांधी की पेशी होती है उस दिन आप उस मुद्दे को फ्लैश करके रखते हैं, जोड़ते हैं। मैंने देखा है कि ट्वीट करके जोड़ते हैं आप। लेकिन अगर आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही है और ये इन सब सारी चीजों के लिए उनको जिम्मेदार मानते हैं आप, तो इन पर फोकस क्यों नहीं होता? सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो ईडी में पेशी उसको थोड़ा पीछे कर दीजिए। और क्या जो बेरोजगारी का यह मुद्दा है, कल एक सांसद ने पूछा और मंत्री जी ने जवाब दिया कि भाई 22 साढ़े 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किए 8 साल के अंदर। 8 साल का डेटा मांगा था उन्होंने, इससे पहले भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही इस देश में, लेकिन ये डेटा मांगा है, स्पेसिफिक डेटा मांगा, उन्होंने दिया कि भाई 22.5 करोड़ लोगों ने दिया और 7,22,000 लोगों को रोजगार मिला। तो क्या यह पर्याप्त है? और क्या इस पर नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्या इसके लिए जो आप हंगामा कर रहे हैं कि भाई किसकी मूंछ ऊंची और किसकी नीची? शलभ यादव जी, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं काफी संजीदगी से आप लोगों को सुन रहा था। आपने बहुत सारे आंकड़े जरूर गिनाए हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप पिछले 2 सालों से देखेंगे, खास करके 2019 के बाद, तो वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही रही है जिसने देश के सारे मुद्दों को
चाहे वो आम आदमी का मुद्दा रहे, चाहे वो खास आदमी के मुद्दे रहे, सभी मुद्दों को उठाया है। यदि आप बात करेंगे रोजगार की, आपको इससे पहले पता होगा कि अभी कुछ दिन, 1-2 महीने के फिलहाल के पहले हमने पूरे रोजगार पे पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत जो है ना, हमने इन मुद्दों को उठाया। परंतु यदि आप जानते हैं कि संसदीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ये हमेशा से हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि प्रतिनिधि लोग हमारे प्रश्नों को संसद के भवन में उठाते हैं, परंतु आपने ये अभी इन दिनों में ये जरूर देख रहे होंगे कि जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने के बावजूद भी आज कितने सारे सांसदों को उनके विशेषाधिकार, जो कि उनके बोलने के और उनके जनता के सवालों को उठाने के विशेषाधिकार हैं, उस पर कर्टेल किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। पहला। दूसरा चीज, आपने बोला कि 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। अब आप और मैं ये जानते हैं, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, अभी मैं गांव में ही हूं, इस वजह से मेरी लाइट्स वगैरह भी सही नहीं हो रही होंगी। सलभ जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ा है, मंत्री जी ने दिया, ये 2 कागज हैं मेरे हाथ में, और ये सरकार के कागज हैं, मेरे नहीं हैं। बिल्कुल। तो आप ये समझ लीजिए कि जब अग्निवीर के मुद्दों को किसने उठाया? कांग्रेस। आपने खुद कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बोला कि किनके घर में घुस गया, उनको वो फुर्सत है, परंतु जब कांग्रेस रोड पे निकले तो उनसे आम जनता कनेक्ट कर रही है, इस डर से जो है लोग उनके ऊपर तरह तरह के आक्षेप लगा। आज भी माननीय सोनिया गांधी जी के अगर इंसिडेंट को आप लें, उन्होंने जाके पोलाइटली ये पूछा कि भाई आप मुझे बताइए कि मेरा नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। अगर कोई संसद अपने संसदीय विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई कुछ कहता और उसके बावजूद वो उनसे माफी भी मांग लेता है क्योंकि उनके बातों को तोड़ मड़ोड़ कर ले जाया गया, अगर इस बात को लेकर के विपक्षी दलों के सांसदों ने हमारी माननीय सोनिया गांधी जो कि महिला हैं उनके साथ कितने मैन हैंडलिंग और दुर्व्यवहार किया है, आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। महिला क्या राष्ट्रपति महिला नहीं है? बिल्कुल, और देश की प्रथम नागरिक हैं, उनसे सम्मानित, मुझे लगता है सर्वोच्च पद पर हैं, आदिवासी समाज से आती है। क्या उन पर ये टिप्पणी करनी चाहिए अधीर रंजन चौधरी को? मैं चर्चा डाइवर्ट नहीं करूंगा, केवल एक सवाल आपसे कर रहा हूं बस। चर्चा मेरी जो मुख्य चर्चा होगी वो इसी पर होगी कि भूख, नौकरी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, चर्चा हमारी इसी पर है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी दवाई, पढ़ाई, भूख और नौकरी पर चर्चा होगी, परंतु यदि हम देखें, आपने खुद कहा मेन स्ट्रीम मीडिया और मीडिया के अंतर्गत जो भी सवाल उठ रहे हैं वो पर्टिकुलर लोगों के स्टेटमेंट से उठ रहे हैं। आज हमारे लिए महामहिम राष्ट्रपति जी जो एक दलित समुदाय से आती हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल पूजनीय हैं और उनके बारे में अगर कोई यदि टीका टिप्पणी करता, परंतु अधीर रंजन चौधरी जी का, जैसे आपने खुद कहा कि उनको हिंदी बोलने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, उन्होंने उसके बावजूद भी माफी मांगा। अगर वो चीजें माफी मांग ली और वो चीजें वहां खत्म हो सकती थी, उसके बावजूद भी जो चीजें जब बढ़ाई जा रही हैं, और सबसे ज्यादा हो हल्ला यही है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने एक आदिवासी समुदाय की जो महिला आती हैं, जो सर्वोच्च पद पर पहुंची हुई हैं, उनका अपमान किया। मैं इन चीजों, आज भी हम उस पर, आज मैं ये डिबेट करूं आपसे कि काले धन की जो बात कर रही थी सरकार, ये 2014 से पहले आज दोगुना हो गया है। आएंगे सलभ यादव आएंगे, ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अमित पुरी जी से भी सवाल लेंगे और बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे।
दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संसद का हंगामा हल्ला गुला क्या बहुत बड़ा है? क्या उस गरीब, क्या उस लाचार व्यक्ति जो चाहता है कि उसका बेटा नौकरी पाले, उसको 2 जून की रोटी मिल जाए, उसे सरकारी अस्पताल में इलाज मिल जाए, क्या इनसे ज़्यादा इन नेताओं का ईगो है? क्या बहुत बड़ा ईगो है? राष्ट्रपति जी बहुत बड़े हृदय के, विशाल हृदय की हैं। वो तमाम इस तरह की विद्रूपताओं को सहकर सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। बहुत सारे मंजर उन्होंने देखे होंगे। तो क्या अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे और भी बयान आ रहे हैं तमाम नेताओं के राष्ट्रपति को लेकर, और ये माना इस सीधा आरोप है कि पूरी कांग्रेस इस पर माफी मांगे और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द इस पूरे मसले को बुना जा रहा है। चर्चा को थोड़ा विषयांतर करने से बचाएंगे और अपने विषय पर ही रहेंगे। एडीआर के संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूरे मामले को देखते हैं और देश में भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। संजय सिंह के पास चलते हैं। संजय जी, जिस तरीके से सदन चल रहा है, मुझे लगता काफ़ी दिन हो गए और आगे भी मुझे लगता इसी तरीके की चीज़ें रहने वाली हैं, क्योंकि अब ईगो बड़ा है। जनता की समस्याएं, जब तक चुनाव में रहते हैं तब तक जाते हैं हम लोग, नेता हमारे, तो उस समय जनता जनार्दन होती है। अब खुद ही जनार्दन हो गए वो, और ईगो बहुत बड़ा हो गया। कोई आप डेटा दे पाएंगे कि संसद कितनी बार स्थगित हो चुकी है अब तक, हाल में 1-2 वर्षों में, और किस तरीके से कितना नुकसान हुआ, क्या चीज़ें हुई, इस तरह कुछ बातें बता पाएंगे? उसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो अब ये किस तरीके का ट्रेंड एक बनता जा रहा है कि भाई मूल मुद्दे हटते जा रहे हैं। चाहे विधानसभाओं का हाल ले लीजिए, संसद में भी यही हाल हो रहा है कि मूल मुद्दे से हम हट जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मामले को सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं। संजय जी। धन्यवाद चौहान साहब। निश्चित तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आपने चर्चा के लिए रखा, और आप हमेशा बहुत ही गंभीर विषय लेके आते हैं। मैं दिल से आपको बहुत पसंद करता हूं कि जिस तरह से जो मुद्दे चर्चा में नहीं होते हैं और उन मुद्दों पे आप लाने के लिए एक समृद्ध पैनल लेके आए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, हम सब जानते हैं कि सदन की में 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र जो प्रायः जनवरी-फरवरी से चलता है और कई बार वो मई तक चला जाता है। फिर दूसरा एक होता है जिसको हम कहते हैं मानसून सत्र। जो मानसून सत्र है वो बेसिकली जुलाई और अगस्त में चलता है। और फिर इसके बाद में शीतकालीन सत्र है जो
जाड़े के दिनों में चलते हैं। स्वाभाविक रूप से हम सब जानते हैं कि दिसंबर नवंबर ये शीतकालीन सत्र के दिन होते हैं, जनवरी का भी महीना आ जाता है। अगर अभी हम देखें तो ये बार जो हमारा अभी शुरू हुआ है 18 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सत्र है, और इस मानसून सत्र में अगर हम देखें तो विधायकी कार्य बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं जी। विधायकी कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, सदन की गरिमा बार बार तार तार हो रही है और आपस की चर्चाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। जैसी आपकी अपेक्षा मुझसे थी, मैं बताना चाहूंगा जी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक अगर हम देखें तो कोरोना काल था। कोरोना काल के बाद में जब संसद शुरू हुई, फिजिकल लेवल पे शुरू हुई, उससे लेके और अब तक अगर हम देखें तो 26 बार जी संसद जो है वो, जिसको कहा जाए कि संसद का बहिर्गमन हुआ, संसद की प्रक्रिया को रोका गया और माननीय अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि नहीं, अब इतने समय के लिए हम चर्चा को रोकते हैं, और इसके बाद फिर लोग आते हैं। अगर आप देखें तो पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर जो गंभीरता दिख रही है, वो गंभीरता ये दिख रही कि जो असली जनता के सवाल हैं, क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन पे इतनी चर्चा थी और उन चर्चा के आधार पर इतने सारे डिस्कशन के पूरा पिछले दिनों के सत्र किसान आंदोलन पे चले गए। अभी अगर हम देखें, हम सब जानते हैं कि भारत की संसद की जो प्रक्रिया है और उस पे एक दिन का खर्चा जो है, एक तरह से जिसको कहा जाए जनता के टैक्स पेयर का जो पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसे की कितनी बड़ी रकम अब हम मानते हैं कि एक एक दिन में करोड़ों रुपए का पैसा बर्बाद हो जाता है। एक एक मिनट में जिसको कहा जाए कि लाखों, करोड़ों और घंटों में तो वो करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। और मुझे लगता है कि इस तरह से पैसा बर्बाद होता है, लोग संसद की कार्रवाई में कभी पाते नहीं है कुछ। हम सब देख रहे हैं, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं क्योंकि आप इतना महत्वपूर्ण शो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो जनता के असली सवाल हैं वो संसद से गायब है। हम सब देख रहे हैं कि रुपए की जो गिरावट है वो किस तरह से, किस तेजी के साथ है। वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति की जो दर है, या हम जो देखें कि हमारा रुपया कहाँ टिक रहा है, महंगाई किस तरह से है, बेरोजगारी किस तरह से है, देश के तमाम सारे सवाल हैं। मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति और संवैधानिक व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। और ये तो मतलब भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे बुरी बात क्या होगी कि जो एक भद्र महिला जो अभी चुन के आई, उनके बारे में ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ संदर्भ हो सकते हैं, कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल जो है वो ये है कि आप हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा बहाना होता है कि विपक्ष के लोग कभी बेल में आके खड़े हो जाते हैं, कभी आके वो कभी कुछ कर देते हैं, कभी, और इस तरह की गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। और मुझे जो लग रहा है कि वो कोई भी सीरियसनेस के साथ मुद्दों की तरफ नहीं, बल्कि जिस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की, और जो एक शब्द आपने कहा था बहुत ही, अहंकार इतना बढ़ गया है, ये अहंकार का स्तर इतना ज्यादा है कि माननीय गण अब वो सब समझते हैं। और जिस तरह से आक्रोश में, मैं तो एक जिसको कहा जाए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का विद्यार्थी हूं, मैं देखता हूं कि भारतीय, अगर आप जितनी भी पुरानी कार्रवाई पढ़ेंगे उनमें पाएंगे कि लोग कितने गरिमा के साथ, शालीनता के साथ बड़े बड़े सवालों पे बोलते थे। आज स्थिति ये हो गई कि ऐसे लगता है कि एक दूसरे के अगर संसद की बात ना हो तो हमला हो जाए, इतनी उग्रता। आज ही देखिए, ऐसा लोग झपट रहे थे एक दूसरे पर। ये कहा जा रहा था कि भाई स्मृति ईरानी सोनिया गांधी पर झपट रही, वो कह रहे हैं कि भाई आप मुझसे बात मत करिए। इतनी कटुता, इतना कलुष, जनता के बीच सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द की हम बात करते हैं, और संसद जिसे हम मंदिर मानते हैं, सांसदों का मंदिर है वो, देश का भी मंदिर, असली मंदिर वही है, वहां पर इतना कलुष, इतना नेगेटिविटी, बहुत बहुत देखकर पीड़ा होती। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा, अटल जी को सुना है, चंद्रशेखर जी को सुना है, बहुत सारे नेताओं को सुना है सदन में बोलते हुए। और वो जो आप पुरानी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उस तरह की चीजें अब नहीं दिखती। अब तो ऐसा लग रहा है कि नंबर बनाने की होड़ है कि भाई अगर हम विपक्ष के या पक्ष के हम नंबर 1 नेता पर टिप्पणी करें तो शायद हमारा दल हमें थोड़ा सा और एक दो स्टार लगा देगा। बिलाल सब्जवारी साहब, हाँ संजय जी आप कंप्लीट करिए प्लीज।
विनम्रता के साथ समय मांगता हूं जी। दरअसल क्या है कि जब हमने ये देश में ये चर्चा उठाई थी कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों ने संगठित तौर से सिरे से नकार दिया कि कोई आरटीआई नहीं हो सकती। हमारे ऊपर क्या आरटीआई होगी? हम कानून बनाते हैं, हमारे ऊपर कैसे आरटीआई आप बात कर रहे हैं? अगर आरटीआई आज अगर हम एक आरटीआई लगा के पूछें कि एक दिन में संसद में जो खर्चा आया वो कितना आया, तो अब हम तमाम सारे अध्ययनों से मांगते हैं। आरटीआई से आता तो ऑथेंटिक डेटा आता। तो जिस तरह से ये अपने को बचाने की होड़ है और बचाने की होड़ में हम सारे कानून उस तरह से घेर के रखे हैं कि ताकि कोई हावी ना हो पाए, मुझे तो लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में जिस तरह से राजनीतिक और राजनीति के स्तर पर सूचनाओं के छिपाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही खराब बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर समय रहते शिक्षित और कम खर्चीले चुनाव नहीं हुए और स्टेट फंडिंग नहीं हुई तो निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का चेहरा और भी विवत्स होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी वजह है संजय सिंह ने बताई, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई अब स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, कम चुनाव होने चाहिए। यही वजह है कि सब पार्टियों में चमकने के लिए, उसकी मूल वजह यही है कि पद और पदार्थ, पद भी है और पदार्थ भी है। तो पद और पदार्थ का मसला है। बिलाल सब्जवारी साहब वर्षों से संसद को कवर करते रहे हैं। बिलाल भाई, मूल मुद्दे गायब हो जाते हैं, तू मैं बवाल, इन्होंने उनको ये कहा, उन्होंने इनको ये कहा। राष्ट्रपति का मसला अलहदा है, उन पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। तो राष्ट्रपति को भी क्यों घसीटा भाई? आपस में लड़ लो, भिड़ लो, जो आपका चरित्र है। बिलाल भाई देखिए दुर्गेंद्र जी, आज जो घटना घटी और खास तौर से जिसे कुछ लोग टंग स्लिप कह रहे हैं या कुछ लोग उसे भाषा की कमजोरी का कारण बता रहे हैं, दरअसल अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे ये किसी तरह की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वो आज इस तरह का अपना एक ग्राउंड तैयार करें कि मेरी हिंदी कमजोर है या इसे टंग स्लिप माना जाए। हालांकि उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली है। दरअसल ये एक पॉलिटिकल सेंस का इशू है कि आप जो कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में नेता है, अगर उसको ये पॉलिटिकल सेंस नहीं है कि अगर राष्ट्रपति को किस तरह से हम संबोधित करके पुकारें, तो ये मेरा ख्याल है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक इंग्लिश में एक टर्म होती है लेडी प्रेसिडेंट, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, ये तो मेरे को नहीं पता आप क्या करना चाह रहे थे अधीर रंजन चौधरी जी, कि अगर आप लेडी प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति के रूप में हिंदी में बोल रहे थे, ये तो आप जाने। लेकिन ये पॉलिटिकल सेंस का सवाल है कि इसमें राष्ट्रपति की पोजीशन ना तो स्त्रीलिंग होती है ना पुल्लिंग होती है, ये एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन को आप उसी तरह कह के संबोधन करते। एक तो सवाल ये हो गया, हालांकि उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली है और मेरा ख्याल है ये इशू सेटल डाउन हो जाना चाहिए। अब रहा सवाल मुद्दों का, तो देखिए संसद के अंदर एक फैशन बन गया है कि आप कंट्रोवर्शियल इशू को आप फैशन बना के संसद के अंदर उठाना चाहते हैं और ये इस मानसिकता के साथ उठाने चाहते हैं कि ताकि इसकी कवरेज हमें मीडिया में मिल जाए। तो ये माइंडसेट बन गया है संसद के अंदर। पिछले 10 सालों से मैं यही देख रहा हूं कि संसद पिछले लास्ट के एक सप्ताह ही चलती है और जो संसद का समय होता है उसमें 75% वो संसद और संसद सदस्य उसको गवा देते हैं। हालांकि संसदीय कार्यप्रणाली समितियों के माध्यम से होती है और पिछले 10 सालों से जो ट्रेंड मेरे को देखने को मिला है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जनता के मुद्दे कहीं भी प्रासंगिक होते नजर नहीं आते। रहा सवाल इस पे खर्चे का, तो लगभग 60 लाख रुपए प्रति घंटा संसदीय कार्यवाही पे खर्च होता है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिलाल भाई, मूल जैसे कल ये नौकरियों का प्रश्न जो किया था माननीय सांसद ने, उसका जवाब दिया मंत्री जी ने और उन्होंने बताया कि भाई 22.5 करोड़ के आसपास आवेदन 8 सालों में आए, उन्होंने 8 साल का ही मांगा था और 7,22,000 लोगों को सिर्फ नौकरी मिली। बाकी का अगर ये स्थिति है तो स्ट्राइक रेट बहुत कम है। विराट कोहली को तो हमने बाहर कर दिया टीम से, ये तो स्ट्राइक रेट बहुत कम है ना। और फिर इसके लिए केवल सत्ता पक्ष जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष ने क्यों नहीं दबाव बनाया सरकार पर, ये भी बड़ा सवाल है। अगर वो चाहता था कि भाई वास्तव में लोगों को रिलीफ मिले, नौकरी मिले,
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जिस स्लोगन के साथ आए थे कि सबका साथ सबका विकास और 2 करोड़ रोजगार वो प्रतिवर्ष देंगे, तो ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री खासतौर से सरकार की थी। उन्हें नीतिगत ऐसे निर्णय लेने चाहिए थे। हालांकि बहुत सारी बीच में खामियां रही, कोरोना का भी शिकार हुई, लेकिन ये सिर्फ ये कहना कि कोरोना पे डाल देना, ये मैं इसके लिए उचित नहीं मानता। दरअसल सरकार के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक सरकार का धाड़ा विकास की बात करता है, तो सरकार के अंदर और दो भारतीय जनता पार्टी का जो माइंडसेट है और उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो सरकार को पिछले 8 साल से काम नहीं करने दे रहे हैं। कभी वो सांप्रदायिकता का शिकार हो जाती है, कहीं वो झगड़ों का शिकार हो जाती है, कहीं वो सत्ता पक्ष विपक्ष में आपस में झगड़े होने लगते हैं, कहीं वो एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, कहीं वो रिफ्ट की पॉलिटिक्स होती है, कहीं आप देख रहे हैं राज्य सरकारें, स्थापित राज्य सरकारों को गिराया जा रहा है। तो जब आपका कंसंट्रेशन इस तरह से होगा तो आप विकास कैसा करेंगे? तो विकास के लिए आपको एक नीति निर्धारित करनी होती है, एक रोड मैप निर्धारित करना होता है और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग के साथ जब आप अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को कंट्रोल करते हैं, देश के अंदर शांति स्थापित करते हैं, तभी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। आप ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी साथ लेके चलेंगे और विकास की बात करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी पहलू हैं। विकास तभी पॉसिबल है जब आप देश के अंदर शांति स्थापित करेंगे, देश के अंदर एक शांति का वातावरण स्थापित करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए आप अर्थव्यवस्था की जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस एक्सपर्ट्स को देंगे, प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्ट जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स उनको देंगे। नरेंद्र मोदी ने बिलाल भाई कुछ काम किया है, अभी जब रिसफल किया मंत्रिमंडल का तो एक्सपर्ट्स को मंत्री बनाया, इसमें इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जो डैमेज होना था वो हो गया। अगर मैं पहले कार्यकाल की बात करूं और इस कार्यकाल को अगर मैं संप्रंग सरकार से कंपेयर करूं, तो देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, मैं उस पर ही नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश नहीं बल्कि विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री थे और वो प्रॉपर अर्थव्यवस्था की निटिग्रिटीज को समझते थे। साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी फाइनेंस के एक्सपर्ट रहे, पी चिदम्बरम, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े थे, प्लस प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे मोंटेक सिंह आलूवाले थे। जो सिमेट्री थी टॉप टू बॉटम फाइनेंस को लेकर, वो एक स्ट्रीम लाइन थी। इसीलिए पिछली सरकारों ने अर्थव्यवस्था पे बेटर परफॉर्म किया। और जब आप पिछली सरकारों का ग्रोथ रेट देखें तो रनिंग ग्रोथ रेट पिछली सरकारों को 7.5 रहा था, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 8.5 2014-15 में था। लेकिन जब आप 2014-15 के बाद इस सरकार ने टेक ओवर किया, ये सरकार सत्ता में आई, तो आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली के पास चलेगी जो लॉ मिनिस्टर थे, और जो योजना आयोग है उसके अंदर वो एक्सपर्ट्स नहीं लाए गए, फाइनेंस एक्सपर्ट्स। अब डॉक्टर प्रधानमंत्री मोदी का यही कर सकते हैं कि वो लोगों को जिम्मेदारी दें, लेकिन जब वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, वो उस फील्ड के है ही नहीं, तो उस अर्थव्यवस्था को स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे? पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर रघु राजन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो इस बात को लेके हुआ था, जब इस सरकार से इन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा का मोरेटोरियम मांगा था, जिसे लाभांश बोलते हैं। तो इसके संबंध में एक कमेटी बैठा दी गई थी। अरुण जेटली का रिफ्ट डॉक्टर रघु राजन से इसी बात को लेके हुआ था कि जो डिविडेंड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सरकार को देता है वो 50,000 करोड़ की लिमिट है। लेकिन सरकार ने कहा हमें ज्यादा चाहिए और उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया। तो पहला ही डिविडेंड सरकार ने 1,35,000 करोड़ का लिया। और मैं नटशेल में अपनी बात कहना चाहूंगा, 2021-22 के अंदर जो प्रोजेक्टेड लाभांश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना था वो 80,000 करोड़ का देना था, लेकिन इस बार रिजर्व बैंक कुल 35,000 करोड़ ही दे पाया। तो ये कहीं ना कहीं जब आप कॉर्पोरेट के 10,000 करोड़ के लोन माफ करेंगे, जब आप अर्थव्यवस्था की अनदेखी करेंगे, जब आप नोटबंदी जैसे कदम उठाएंगे, उस पर 2 लाख करोड़ का डायरेक्ट इंपैक्ट हुई थी अर्थव्यवस्था। तो ये सारे कदम, फिर आप जीएसटी लाएंगे, तो ये सारे फैसले थे जिसने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया और आज रुपए की कीमत ये हमारे सामने ये मौजूद है। ठीक बिलाल भाई, ठीक बात भाई।
अमित जी आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारा वक्त अभी आपने सुना लोगों को, क्या ये सब जो कारण अभी बिलाल साहब ने गिनाए कि भाई जो आर्थिक बेहतर मैनेजमेंट ना होने की वजह से ये 22 करोड़ लोग आवेदन करते हैं और नौकरी 7.5 लाख लोगों को 7,22,000 लोगों को मिलती है? एक मेरा ये पहला सवाल है। उससे पहले का एक सवाल और दर्ज कर लीजिए कि जैसे माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक टिप्पणी की, बहुत अशोभनीय है और वो कह रहे हैं उस भी कोई मानने को तैयार नहीं, पूरा देश नहीं मान रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने गलती की है वास्तव में, तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, जाके सार्वजनिक माफ़ी मांग ली है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अब इसका हल क्या है? जनता का काम करना है या इस बवाल को बढ़ा के पूरे देश भर के सीएम उस पर बयान आने लगे हैं, बहुत सारे लोगों को बयान आने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि संसद आगे 2-4 दिन चलने वाली है। अमित जी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए ऐसा है कि मैं आपके लखनऊ स्टूडियो में हूँ और क्षमा के साथ कहना चाहूंगा ना यहाँ पर स्क्रीन है और जो बार बार ब्रेक हो रही है, तो किसने क्या कहा मैं तो बार बार पैच करने के लिए इधर से कह रहा हूँ, कोई एक अलग इशू है। मैं उस लैम एक्सक्यूज में नहीं जाना चाहता, फैक्ट आपको नरेट करना था, इसलिए मैंने बहुत नहीं सुन पाया क्योंकि बार बार पैच डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन मैं मूल मुद्दे के क्रक्स को, आपके जिस विषय को लेकर आपने बहस को रेखांकित किया, पहले भाग में उसको उत्तरित करने का प्रयास किया था और दूसरे भाग में भी उसको उत्तरित करने का प्रयास करा। अधीर रंजन चौधरी जी ने कब कब क्या क्या कहा, वो इतने अधीर क्यों हो जाते हैं ये वो जाने। लेकिन राजनीति में कोई भी चीज बेमकसद और बेमतलब नहीं की जाती, यथार्थ यही है, भावार्थ और निहितार्थ दुनिया जाने। नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि कोई घटना या कोई प्रतिक्रिया संसद की फ्लोर के अंदर होगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कुछ बयान और जगह से भी आएंगे और वो भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लेकर के अगर टिप्पणी होगी, वो महिला है, आदिवासी है, ये एक अलग विषय है, लेकिन वो भारत के संविधान की संरक्षिका पीठ की मुखिया है, दोनों सदनों के ऊपर की पीठ, महामहिम राष्ट्रपति के अंदर नहीं। और जो संसदीय प्रणाली को जानते हैं और भारत के संविधान को जानते हैं, वो जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद किसी दलगत परिधि के ऊपर होता है। निर्वाचन की प्रक्रिया तक प्रत्याशिता रहती है, लेकिन उसके बाद वो प्रत्याशिता का विषय नहीं हो जाता, वह एक संवैधानिक मर्यादा का सवाल है। तो इसलिए अब इस पे क्या क्या प्रतिक्रिया चलेगी, कैसी चलेगी, कितनी चलेगी, इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि राजनीति में कोई घटना सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती। रही बात इस बात की कि आपने रोजगार के कुछ सवालों को रेखांकित किया, संसद में आए एक उत्तर को रेखांकित किया। मैंने किसी सवाल के उत्तर के, मैंने तो आपसे प्रथम भाग में कहा था कि इस तरह के बुनियादी सवालों की चर्चा होनी चाहिए। अब रोजगार के माने सबके अलग अलग है। 2019 के चुनाव में भी और 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी यह रोजगार का मुद्दा, प्रधानमंत्री का जन्म दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस है, दूसरी तरफ से आंकड़े आए कि उत्तर प्रदेश की एम्प्लॉयमेंट रेट ये है, पिछली सरकारों में इतनी थी, इस सरकार में इतनी है, लोगों ने इसे मेन इशू बनाने की बात करनी शुरू की। इसके ऊपर हमने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर पब्लिक डोमेन के अंदर चर्चा हो, हम हमेशा ओपन है। अब कौन से पद किस परिस्थिति में खाली हैं, अग्निवीर की योजना को हम लेकर के आए, हमने इनिशिएटिव किया, स्टार्टअप स्टैंडअप योजना के साथ देश के उद्यमिता को लेकर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से तमाम सारे प्रयास किए। मैं नहीं मानता पूर्णांक है, मैं नहीं कहता पूर्णांक है, लेकिन हाँ, कोई प्रयास ही सरकार ने नहीं किया। अगर यह दृष्टिकोण है तो निश्चित रूप से वो वाद विवाद कहाँ किस प्रतिवाद में उलझ जाएगा, यह आप सहज और स्वाभाविक इसकी कल्पना कर सकते हैं। अभी आपने राष्ट्रपति महोदय की टीका टिप्पणी को लेकर, उनको लेकर की गई टीका टिप्पणी के विषय को देखा। ठीक है, देश के अंदर तमाम सारे विषय हैं। क्या इससे पहले देश में स्वास्थ्य के लिए इतने सारे काम हुए थे? क्या लेवल 3 के हॉस्पिटल थे देश के अंदर? क्या इतने इंसिनेटर्स, इतने बेड्स और दुनिया जहां की फैसिलिटी थी, लेकिन कोविड के अंदर हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करके काम करना शुरू किया। आयुष्मान भारत की योजना लेकर के आए,
तमाम सेक्टर्स के अंदर सरकार ने अपने प्रयास किए। ठीक है, विपक्ष का स्वाभाविक अधिकार है वो इन प्रयासों में जहां कमी रहे उनको रेखांकित करें, सदन के फ्लोर पर रेखांकित करें, सड़क पर रेखांकित करें, लेकिन कमर के नीचे और पीठ के पीछे लोकतंत्र में वार करना ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रतिकूल है। हम उस राजनीतिक संस्कृति के मानने वाले हैं जो हमेशा से ये मानते थे कि प्रतिपक्ष के अंदर बैठे हुए व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश का लोकतंत्र चिरस्थायी रहना चाहिए, शाश्वत रहना चाहिए और मर्यादा से युक्त रहना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात शलभ यादव, अमित जी ने बहुत बड़ी बात कही कि बहुत मुझे लगता है बहुत नाप तौल के, और अमित जी की बात मुझे इसीलिए बहुत पसंद आती है कि वो निर्छिर विवेकी तरीके से चीज़ों को कहते हैं, एक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मर्यादा भी रखते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा भी वो रखते हैं और मुझे लगता है उसे सर्वोपरि रखते हैं। यही खसूसियत होती है इस तरीके के लोगों में और बाकी लोगों में। अमित जी ने कहा कि भाई विपक्ष का अधिकार है, वो कह सकता है, आप रेखांकित कीजिए, वो ठीक करेंगे, सरकार में है वो। आपको उत्तर प्रदेश में आप मुद्दा बनाना चाहते थे बेरोजगारी, और उसको नहीं बना पाए। आपकी दशा विधानसभा में क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बताते रहते हैं। अभी भी आप जिसे सत्याग्रह कह रहे हैं कि भाई सत्याग्रह है ये, तो सत्याग्रह अगर इन मूल मुद्दों को लेकर होता, ये मुद्दे फोकस होते, सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसमें फोकस ना होते, बल्कि ये दवाई, पढ़ाई, कमाई, बेरोजगारी, अगर ये फोकस होता तो मुझे लगता थोड़ा ज़्यादा बेहतर नहीं होता। शलभ यादव। थैंक यू। अभी अमित जी ने जो बोला है वो अगर मैं अमित जी ने बोला है कि चर्चाएं होनी चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये चर्चाएं भीड़ तंत्र के अंतर्गत होनी चाहिए या लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए? क्योंकि मैंने जितना संविधान पढ़ा, जाना और सुना और समझा, और अमित जी जैसे लोग जब ऐसी चीजें आके बोलते हैं तो मैं कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो है बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए मैं उनको साधुवाद जरूर देता हूं, मैं उनसे काफी छोटा हूं। परंतु मेरा ये कहना है कि चर्चा कहाँ होनी चाहिए? लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा में होनी चाहिए। जिस लोकतंत्र की गरिमा के अंतर्गत हम चर्चा करने को, हमारे संवैधानिक अधिकारों को रोका जाए मौजूदा हुई चुनी गई सरकार के द्वारा, वैसे अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत यदि आप कहेंगे तो कहाँ हम चर्चा करें? हम रोड पे उतरते हैं तो आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से जोड़ देते हो। हमारे नेता को अमित जी आ रहे हैं, अमित जी आ रहे हैं, शलभ यादव को कंप्लीट करने दिए, मैं आऊंगा आपके पास, बस आ रहा हूं आपके पास। जी जी। कभी भी आप यदि देखेंगे ना, हमने जब भी जन सरोकार के मुद्दों को उठाया है, हम पे ये तोहमत, परिवारवाद का तोहमत से लेकर के तमाम तरह की इंडिविजुअल, मैं हमेशा कहता हूं पार्टी चाहे जो भी हो, व्यक्ति विशेष जो है ना, वो भारतीय लोकतंत्र में जब से व्यक्ति विशेष की चीजों को हम बढ़ा चढ़ा कर देखने की कोशिश करने लग गए हैं, तब से जो है मुद्दे गौण हो गए हैं और व्यक्ति विशेष आगे हो गए। परंतु मैं ये पूछूं, क्या संसद में सवाल पूछने चाहिए ना? हम संसद में सवाल ही तो पूछ रहे हैं। ये जो अभी लोग जो सस्पेंड हुए हैं, जितने भी संसद सस्पेंड हुए, क्यों हुए? वो तो चाहते हैं एक सार्थक चर्चा। आपने सही कहा, अभी डॉक्टर संजय सिंह जी ने कहा कि भाई 3 सेशंस होते हैं, है ना। अभी मानसून सेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण घंटे हैं जिसमें हम जनता के सवालों को हम पूछते हैं, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी दयनीय स्थिति से हो, चाहे आपने 80 करोड़ जनता को बीते 8 सालों के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी और एपीएल श्रेणी में डाल दिया हो। जब हम इन सवालों को संसद के माध्यम से पूछने की कोशिश करते हैं तो आपको ये हमेशा लगता है कि इन गरीबों के सवालों को, इन दबे पिछड़ों के सवालों को ये कैसे पूछ सकते हैं? क्योंकि आपने और हमने सभी ने देखा है कि किस प्रकार अडानी और अंबानी की संपत्ति में जो है चौतरफा वृद्धि हो रही है, परंतु आम लोग जो हैं, जिनके पास खाने कमाने और रोजी रोटी तक के पैसे थे, आपने जीएसटी लगा के किस तरह से ठीक बात सलभ, अब मुझे लगता कि आपकी बात पूरी आ गई। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी कहिए, आपका क्या जवाब होगा इस पर? मैं 2 छोटे निवेदन बड़ी शालीनता के साथ करना चाहता हूँ। जी। कांग्रेस के मित्र ने कहा कि व्यक्ति विशेष का विषय जब लोकतंत्र के मूल में आ जाएगा तो मुद्दे गौण हो जाएंगे। श्री देवकांत बरुआ जी एक कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, नेहरू गांधी परिवार से था।
और जब अध्यक्ष बने तो ओनली कंट्रीब्यूशन इंडिया हैज रिमेंबर्ड कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यही कंट्रीब्यूशन था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। अब व्यक्ति विशेष अगर राष्ट्र के ऊपर हो जाए, यह कांग्रेस की परिकल्पना है, तो देश स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र मर्माहत महसूस करेगा। दूसरा, आजादी के आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन गो बैक का आंदोलन और सत्याग्रह करने वाली कांग्रेस आज किस बात का सत्याग्रह कर रही है? हाउ डेयर यू समन मी? ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। हमने 55 साल इस देश में राज किया है। 90.25 करोड़ रुपए का चंदा जो किसी पार्टी को दिया गया था, हवाला के रूट से आया, अलग विषय है, लेकिन क्या वो इनकम टैक्स का एग्जम्पशन री इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड है? आपसे केवल इंटरोगेशन हर मोदी, घर घर मोदी वाज योर नारा सर। कांग्रेस चाहती है करप्शन, 1947 इंडिया करप्शन विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इंटरोगेशन एंड विदाउट इन्वेस्टिगेशन। अगर कांग्रेस की ये मंशा है, ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है कि इस देश के अंदर आप पार्टी के चंदे को रीइन्वेस्ट कर दें और देश में सवाल न पूछा जाए। ठीक है, तो अब दोनों मेहमानों को अब मैं रोकूंगा क्योंकि ये सारा कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में जा रहा है और मुझे लगता है अब मुझे विराम लेना पड़ेगा। आखिरी सवाल या फाइनल टिप्पणी बिलाल सब्जवारी जी से लेंगे। बिलाल भाई, एक इस पूरे प्रकरण को सलभ यादव ने एक नया आयाम दिया कि भाई जब व्यक्ति पूजा, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, जहाँ भी हो, वो व्यक्ति पूजा की वजह से ये स्थिति आ रही कि मूल मुद्दे गौड़ होते जा रहे हैं। नौकरी की बात कोई नहीं कर रहा, 22 करोड़ आवेदन और 7,22,000 नौकरियां, ये चिंता का विषय नहीं है बिलाल भाई? फाइनल कमेंट। देखिए, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के डाटा के जो सर्वेज हैं और उनके जो डाटा हैं वो जो CMI के डाटा एंड सर्वे हैं वो समय समय पर आते रहे हैं और वो हमें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, रोजगार के बारे में, ये सब चिंताओं से हमें अवगत कराती रही है। देखिए, जब सरकार की प्रायोरिटीज पॉलिटिक्स होती है तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी पर, जब आप अर्थव्यवस्था को नहीं लेंगे और पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी पर लेंगे तो इस तरह की चूक होती है। जब आप अर्थव्यवस्था जैसे संवेदनशील विषय पर आप इनसेंसिटिव होके एक व्यक्ति विशेष के आधार पर निर्णय लेंगे तो ये सब स्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। जब अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों को आप नकारा जाएगा, जब इस देश के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को नकारा जाएगा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो गवर्नर जो हमें समय समय पर इस संबंध में चेताते रहे, उनकी चेतावनियों को नकारा जाएगा, और जब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो गिरावट आई है उसको लेकर और भी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उन्हें हमें चेताया, उसको जब नकारा जाएगा तो इस तरह के अर्थव्यवस्था के हालात होने ही थे। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार की प्रायोरिटीज पॉलिटिकल प्रायोरिटीज रही है, सत्ता में बना रहना सरकार की प्रायोरिटी रही है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर समय समय पर एक्सीडेंट करती रही है। क्योंकि इकोनॉमी एक इतना सेंसिटिव इशू है, अगर आप इसके विशेषज्ञों को नहीं सौंपेंगे तो या तो आप एक्सीडेंट करेंगे या फिर ये सेंसिटिव गाड़ी। ठीक बात, बिलाल भाई समझ कीजिए प्लीज, समझ कीजिए जल्दी से। मैं यही कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार की ही अकाउंटेबिलिटी होती है और जवाबदेही होती है, तो रोजगार और अर्थव्यवस्था पर वो संसद के अंदर जो विपक्ष सवाल कर रहा है उसकी जवाबदेही तय करे। ठीक बात। एक बहुत छोटा सा कमेंट संजय जी से। संजय जी प्लीज। मुझे लगता है कि एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई कि देश सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कोई नहीं, और देश के जो वर्तमान हालात हैं उन हालातों को देख के पक्ष और विपक्ष को दोनों को ध्यान देने की जरूरत है, वरना आने वाला इतिहास हम सबको माफ नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ संजय सिंह ने कही। सभी मेहमानों ने अपना तर्क रखा कि भाई किस तरीके से चीजें होंगी। व्यक्ति की बात है कि भाई व्यक्ति जब बड़ा हो जाएगा तो फिर
देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, पीछे छूट जाएंगे। तो व्यक्ति पूजा, इस मंथन से आज ये निकला कि भाई व्यक्ति पूजा के बजाय जनता की पूजा करो। जिन्होंने वोट देकर आपको विराट व्यक्तित्व बनाया, वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, कम से कम उसके दुख दर्द का ख्याल रखो। अगर 22.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है तो उनकी गाढ़ी कमाई की फीस जो आपने ले ली है आवेदन के नाम पर, और नौकरी केवल 7 लाख, 7.5, 7.25 लाख लोगों को दी है, इस पर विचार करना होगा। और मैं जितना इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, विपक्ष को भी उतना ही दोषी मानता हूं। अब चलते चलते का वक्त आ गया है। चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे जो आपका कलेजा उसे देखकर फट जाएगा। बिहार के बेगूसराय से ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ की पुलिस का बेहद अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। लाखों ओपी थाना पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी मौत हो गई थी, उस सब को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए, ठर्राते हुए जिसको कहते हैं गांव में, पैरों में रस्सी बांधकर घसीटते हुए उसे खींचकर पोस्टमार्टम के लिए, पंचनामा के लिए अस्पताल तक ले गई। ये तस्वीर कम से कम इंसानियत को तो बयां नहीं करती, और ऐसा करने वाले या तो हृदयहीन हैं या वो इंसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बात कर रही रस्सी खोल दी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।